जो चाइना और इंडिया का एलओसी है उस वक्त उसकी क्या इस वक्त सिचुएशन है? देखिए, चाइना और इंडिया के एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर तो इनकी जो तकरीबन 22-24 जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के राउंड हो चुके हैं और इनके मामलात काफ़ी सेटल हो गए। इसी वजह से नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की काजान रशिया के अंदर इसी साल मुलाकात हुई थी, तो वो तो उनके बड़े अच्छे हैं। इसलिए तो शी जिनपिंग ने अगले दिन एक टर्म भी कॉइन की थी, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। इंडिया के लिए तो चाइना के हवाले से तो कोई ऐसा वो मसला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं चौर साहब, बात यह है कि यूरोप के हवाले से यूक्रेन में वॉर हो रही है, यूरोप कुछ नहीं कर सका, बैनुल अक़वामी अदारे कुछ नहीं कर सके, गजा कुछ नहीं हो सका। मेरा नहीं ख्याल कि बैनुल अक़वामी अदारों का कोई इतना लंबा चौड़ा अब असर वसूख रह गया है मुल्कों को फोर्स करने में। कंसीडरिंग कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, यू कैन नॉट कंपेयर देम उन कॉन्फ्लिक्ट्स से। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है ना वो अपनी स्वीपिंग फेवर लेना चाहता है। इंडिया कहता है जी कि मैं वेस्ट का एलाय हूं। आप देखें ना, अमेरिका और इंडिया अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। इंडिया की तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया वो फेवर मांग रहा है कि अगर इस तरह का अटैक यूरोप में होता तो यूरोप इकट्ठा होता, और आज ये इंडिया पे हुआ तो यूरोप और अमेरिका को मेरी परवाह ही नहीं है। तो इंडिया वो फेवर्स चाहता है, वो यूरोप और अमेरिका से और वेस्ट से वो सपोर्ट चाहता है, जो सपोर्ट उसको फिलहाल नहीं मिली। लिहाजा मेरा ख्याल है कि, और दूसरी वजह, मेजर वजह यही है कि ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के नेटवर्क अमेरिका कनाडा में पकड़े गए और इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स को कतर के अंदर जो डेथ सेंटेंस हुई, जिसके ऊपर आपको याद होगा नरेंद्र मोदी खुद गए और अमीर ऑफ कतर से जो है अपोलोजाइज किया और अपने लोगों को लेके आए। वो भी चीज वेस्ट के अंदर देखी जा रही है, और खासतौर पर फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जो है उनके अंदर के हाउ इंडिया बिहेव्ड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, और कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जो बातें हुई। वेस्ट इसलिए इंडिया के साथ उस तरह नहीं खड़ा हो रहा, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के जब से पावर में आए 2014 से हर 5 साल बाद एक वाकया हो जाता है। उरी 2016, पुलवामा 2019, फिर अभी ये वाकया हो गया। तो वो समझते हैं कि ये एक पैटर्न है जो इंडिया जिससे अपने डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंसेंटिव्स लेना चाहता है। इस वजह से मेरा कहना है दुनिया भी इंटरेस्टेड नहीं है, और कोई इतनी खास वो मुद्दा आपको सपोर्ट नहीं मिली। मैं तो बगीर साहब से जरा एक और क्वेश्चन समझना यही चाहता हूँ कि बगीर साहब, व्हाट इज द इस वक्त जो नेवी की सिचुएशन है, कराची अगर जो है उसको डिफेंड करना पड़े तो वो हम कहाँ खड़े हैं? और ये बताइए कि ये आर्टिलरी वॉर भी हो सकती है एलओसी के ऊपर? जी हाँ, देखिए चौधरी साहब, ये पॉसिबिलिटी मैंने पहले भी कहा है कि अभी तक जो सीज फायर है 2021 में हुआ था, जो 21 फरवरी को, वो इंटैक्ट था कि इसमें लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना था और मार्टर्स का इस्तेमाल नहीं होना है। तो इमीडिएटली इसके पॉसिबिलिटी, वी कैन नॉट रूल लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का फायरिंग इस पर हो सकती है। एज फार एज कराची इज कंसर्न, INS विक्रांत अभी रिसेंटली वहाँ पे आया था, तो हमारी जो नेवी थी उन्होंने अपनी एक्सरसाइज लाइव फायरिंग वगैरह उन्होंने साइट पे की, तो एक मैसेज कन्वे हुआ, तो अकॉर्डिंगली वहाँ से वो वापस चले गए हैं। एक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में कंडक्ट उसमें चाइना वाले इस पर बताना चाहता हूँ। चाइना हैज ऑक्युपाइड 2020 में गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, दे हैव ऑक्युपाइड 2500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। दे आर डोमिनेटिंग। जो रोड उन्होंने बनाया था शियोक से लेकर टू दौलत बेग ओल्डी 254 किलोमीटर, उसके ऊपर आके चाइना बैठ गया है। तो इंडिया तो वहां से बिल्कुल डिफेंसिव पे चला गया है। और फिर ऊपर से देखें, अब इंडियन थिंक टैंक्स भी हैं और जो उनके डिफेंस एनालिस्ट भी है, वो ये कहते हैं कि अगर कल कुछ होता है तो चाइना विल स्टैंड बाय पाकिस्तान, और इसके लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मूवमेंट होगी वहाँ पे, ग्रेजुअल टाइप वहाँ पे ऑपरेशंस भी होंगे। और फिर देखें कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की स्टेटमेंट बड़े वाजे है, उन्होंने कहा कि वी विल स्टैंड बाय पाकिस्तान, और उनके फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की है, वी विल प्रोटेक्ट डिफेंड, ऑलमोस्ट ये अल्फाज है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और यही इंडियंस कह रहे हैं कि कल ये उनके साथ खड़ा होगा तो दे विल क्रिएट। तो फ्रंट्स कितने निकलते हैं अभी आप देखें, बांग्लादेश, चाइना है, और जो लॉजिस्टिक्स है इंडिया के लिए अगर कन्वेंशनल वार पे जा सकता है, वो कश्मीर से नहीं गुजर सकता है, वो इंडियन पंजाब से नहीं गुजर सकता है, स्पेयर पार्ट्स उनके नहीं है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया है कि दे आर इन पोजीशन टू फाइट ए कन्वेंशनल वार विद पाकिस्तान, तो वो भी आउट है। तो वो एक जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल एस पनाग ने भी कह दिया है कि हम पाकिस्तान एंजॉयज टेक्निकल एज ओवर
इंडिया। तो मेरे ख्याल में वो रियलाइज कर रहे हैं। दैट्स वाई देखें कि 15 जो नदरन कमांड के कमांडर जो है सुचिंद्रा कुमार जो रिमूव हुआ कमांड से, एक फैक्टर ये भी थी कि उन्होंने कहा कि ये पुलवामा वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और दूसरा कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, और अब इसको रिमूव किया, ही इज रिपोर्टेडली अंडर कस्टडी। तो ये डेवलपमेंट से तो इंडिया इज नो पोजीशन, लेकिन ये है लिमिटेड, जो जिस तरह मैंने ऑप्शंस बताए हैं वो पॉसिबल है। राइट। एक आपने ट्वीट किया, मैं उसके बाद आप जरूर क्वेश्चन कर लें, बट हु डू यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू? नहीं, मैं ये चीमा साहब से वही जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं समझना चाह रहा था कि ये नहीं कि ये शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक प्रेसिडेंट शी से और MBS से और MBZ से बात क्यों नहीं की? जी चीमा साहब। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि ये काम उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया हुआ है और वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि दिस इज टू डेलिकेट अ काम जो कि साग डार साहब को दे दें आप? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इमीडिएटली आपको पता है चाइना की कोई लंबी चौड़ी लिवरेज तो नहीं है इंडिया के ऊपर, लेकिन नहीं प्रेसिडेंट शी की एक लंबी चौड़ी लिवरेज दुनिया पे तो है ना। नहीं देखिए, वो आपकी बात ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट डज मैटर, बट द पॉइंट इज कि जो आप चाइना से चाहते थे कि चाइना लिख दे कि जी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाई जाए, और वो उन्होंने कह दिया, सो आपके वर्जन को उन्होंने एम्पलीफाई कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो सारे चाइनीज इंक्वायरी तो चीमा साहब 2019 में भी आपको याद है PTI में जब हम लोगों ने भी ऑफर की थी तो वो इंडिया उस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि हाँ यू गेट एन अपर एज। लेकिन इशू यही है कि वो जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की भी हम पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा एविडेंस ही कोई नहीं है इंडिया की, वो तो उसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि उनको भी पता है कि ये कौन सा इसमें पाकिस्तान ने कराया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपकी बात सही है कि पाकिस्तान ने ये नहीं करवाया, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट इस हद तक चाहता है, और इसलिए ये फॉरेन मिनिस्टर साहब को इंगेज कर दिया गया है। और अगर कल को ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, दोबारा चीज़ें फर्दर एस्केलेट होती हैं, तो जारी बात है और प्लेटफॉर्म पे भी इसको लेके जाया जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली और ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क में जो स्टेटमेंट आज जो सागडार साहब कह रहे थे न्यूयॉर्क सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरफ से आई, उसमें हमने अपनी मर्जी से जम्मू एंड कश्मीर का एडिशन कराया, तो इसको भी इसी स्टेज पे देखा जा रहा है। और इंडियन लीडरशिप भी तो कोई प्राइम मिनिस्टर उनके कहीं बात नहीं कर रहे, नहीं हो ये एक नहीं उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो तकरीबन मेरा ख्याल है 9 हेड ऑफ स्टेट से बात कर चुके हैं, 100 एम्बेसडर्स को तो उन्होंने बुलाया था, और वो तो उनकी आई मस्ट से वो तो बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जी 16 हेड ऑफ स्टेट से उनकी बात हुई है, लेकिन वो कॉल्स आई हैं फॉर कंडोलेंसेस। 16 हेड ऑफ स्टेट से उनकी बात हुई है, लेकिन वो कंडोलेंसेस की कॉल आई है उस वक्त। राइट। सो बिगिरे साहब, DGSPR ने जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के हवाले से भारत की बात की है, क्योंकि कहा भी जा रहा था कि हमने क्यों नहीं ज़्यादा सख्त स्टांस दिया था जाफर एक्सप्रेस के हवाले से या दीगर मामलात में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल से अब इट वाज अ गुड स्टेप इन द डायरेक्शन कि आप फिर कॉल आउट करेंगे भारत को? देखिए जी, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त स्टेप था। पाकिस्तान जब भी बात करता है एविडेंस के साथ बात करता है, इनरिफ्यूटेबल एविडेंस, वेरीफाइबल एविडेंस है। आप पीछे जितनी भी आप हमारी ISPR की देख लें, इवन मोफा की देख लें, और अगर कुछ अर्सा पहले जौहर टाउन में एक ब्लास्ट हुआ था तो उसके भी ताने बाने रात से जाके मिले थे, और उसमें जो बंदा इन्वॉल्व था वो पाकिस्तानी था, वो दुबई में वहाँ से वो रिक्रूट हुआ था। तो सिमिलरली देखें कि हमारी तो हिस्ट्री हम पीछे जाएं तो 1950 के बाद जब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती के मुआहिदा हुआ, उसके बाद से वहाँ से ये हालात स्टार्ट हुए हैं। देखें कि सिंपल ये है, अशरफ गनी और करज़ई के दौर में वे वाज 66 कैम्प इन अफगानिस्तान, आज भी 21 कैम्प राजस्थान इंडिया में है, जिसमें ब्रास को और सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी को ट्रेन किया जा रहा है। और इसके अलावा देखें कि शुरू में इट वाज रा एंड खाद, फिर रा और NDS, फिर देखें रात, और अभी जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, इनके आपस में अभी भी कोऑर्डिनेशंस वगैरह हैं। और हमने देखे कुलभूषण वाला हमारा पास सबूत है, हम 5 डोजियर जमा करा चुके हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, OIC को, यूनाइटेड नेशन को, यूरोपियन यूनियन को, और सबूत दिए हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इनसाइड। हम बड़ा डोजियर तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया था।